Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics with Sir Shahroz and I hope you all are fine. आज का जो मेरा लेक्चर बनाने का या वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मकसद है या जो पर्पस है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर है या ये जो वीडियो लेक्चर है वो उन तमाम बच्चों को हेल्प आउट करेगा जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए उसकी भी तैयारी जो कर रहे हैं। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये टॉपिक है, ये उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले एक दो चीज़ें हैं वो समझ लें। सबसे पहले मोशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, स्टार्ट करते हैं। मोशन कैसे डिफाइन करते हैं मोशन को? मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो मैं कहूँगा वो बॉडी किस स्टेट में है? इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी आप कह सकते हैं कि हर वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो बॉडी किस स्टेट में? इन स्टेट ऑफ मोशन। अब मोशन क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन भी होता है, मोशन इन टू डायमेंशन भी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन इन वन डायमेंशन है क्या। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं ऐसे। ये बेटा मेरे पास आ गया, कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। अब समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बॉल है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे या अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये बॉल एक ही वक्त में कितनी डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप कहेंगे कि सर ये बॉल एक ही वक्त में सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। तो मैं कहूँगा इस बॉल का जो मोशन है वो मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसी तरीके से अगर इस बॉल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर देता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ छोड़ देता हूँ, तो ये किस एक्सिस पे मूव करेगी? ये बॉल मूव करेगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो दोबारा देखें कि इस बॉल का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस ही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इस बॉल का मोशन भी इस वक्त क्या है? वो मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक है। अब आते हैं मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब ये बताएं अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव करें तो बताइए ये बॉल एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पर है? आप कहेंगे कि सर ये जो बॉल है या ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मोशन एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। इट मीन्स इस बॉल का मोशन अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इस बॉल का जो मोशन है वो मोशन इन टू डायमेंशन है। मोशन इन टू डायमेंशन को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। देखें, ये बॉल एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एक वक्त में सिर्फ कितनी डायरेक्शन में मूव कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं इस बॉल पे ध्यान दूं तो ये एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है, और ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। अब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सर्टेन हाइट पर हूं, ठीक है। कहां हूं मैं? सर्टेन हाइट पर हूं। मैं सर्टेन हाइट से इस बॉल को थ्रो करता हूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब बताइए क्या ये बॉल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी? है भाई, क्या ये बॉल सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी? नहीं, आपने सर्टेन हाइट से फेंका है ना,
आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो अगर आपने बॉल को यहाँ थ्रो किया, थोड़ी देर बाद ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी। तो देखें, इसने एक ही वक्त में ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई और ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई। थोड़ी देर बाद बॉल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि बॉल या तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी और यहाँ पे क्या था कि बॉल या तो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। लेकिन यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे फॉरवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। तो ये एक ही वक्त में कितनी डायरेक्शन में मूव कर रही है? हम कहेंगे कि ये एक ही वक्त में 2 डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैं कहूँगा अब जो इस बॉल का मोशन है वो मोशन इन 2 डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी सीढ़ियों पे जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये पर्सन कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखें, एक ही वक्त में ये पर्सन हाइट भी कवर करेगा, यानी अलोंग वाई एक्सिस, यानी हाइट भी कवर कर रहा है, और जब ये पर्सन यहाँ पर आएगा तो ये आगे की तरफ भी मूव करेगा, ठीक है। यानी एक ही वक्त में आप कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो तब भी मोशन क्या होता है? वो मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एग्जाम्पल है मोशन इन 2 डायमेंशन की। क्लियर? ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलें अब देखें, अगर आप में से कोई बच्चा इसको लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या बताएंगे? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशंस, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई मोशन इन 2 डायमेंशन की, पहली बात। दूसरी बात कैसे डिफाइन करोगे? सच 2 डायमेंशनल मोशन which is under the action of gravity is called projectile motion। अब देखें क्या लिखा है मैंने? सच 2 डायमेंशनल मोशन विच इज अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट या विच इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल के ये मेरे पास एक बॉल रखी हुई है। अगर कोई बॉल यहां पर रखी हो, अगर आप बॉल को हिट करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सर्टेन एंगल पे थ्रो करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया? हिट किया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे
कि ये बॉल कुछ इस तरीके से मूव करेगी। बात समझ रहे? क्या किया मैंने? बॉल को हिट किया, तो बॉल हिट करने के बाद कैसे मूव करेगी? लाइक दिस। ठीक है, अब देखें ये जो मोशन है मेरे पास फ्री फॉल मोशन है। कैसा मोशन है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मोशन क्या होता है? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या अर्थ जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करवाती है, या उस मोशन को आप क्या कहोगे? फ्री फॉल मोशन कहोगे। ठीक है, अब देखें इसी तरीके से जब मैंने बॉल को हिट किया तो क्या ऑब्जर्व किया मैंने? ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ भी जाएगी और आगे की तरफ भी जाएगी। मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। ये बॉल आगे की तरफ भी जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। ये बॉल आगे की तरफ भी जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। लेकिन जब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये बॉल आगे की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ भी आएगी, आगे की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ भी आएगी, आगे की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ भी आएगी। तो देखें इस बॉल का मोशन क्या हुआ? अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस है, तो मैं कहूँगा ये बेटा मेरे पास मोशन इन 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन इस मोशन पे जो इफेक्ट कर रही है या ये जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। कैसे? जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हाइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज होती रहेगी। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो रही है? डिक्रीज। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई एक्सिस क्या हो रही है? डिक्रीज। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, समझिएगा, जो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, जब ये बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसके मोशन की डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड। और फोर्स की डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन देखिए अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स है नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स किस एक्सिस पर है? अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिक्रीज होती रहेगी। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आती रहेगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखें इसने मूव करते वक्त कोई ना कोई पाथ फॉलो किया है। ठीक है, ये जो इसने पाथ फॉलो किया है इस पाथ को बेटा आप कहते हो ट्रेजेक्टरी पाथ, और ये जो मेरे पास मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम अपनी डेली लाइफ में बहुत देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो बॉल का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप किसी बॉल को या किसी बास्केटबॉल को जब थ्रो करते हो तो बॉल जो बास्केटबॉल का मोशन होता है वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल है। सिमिलरली आप जब टेबल टेनिस खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते वक्त जो बॉल का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, या आप वॉलीबॉल खेलोगे तो वॉलीबॉल खेलते वक्त अगेन जब बॉल को हिट करोगे तो बॉल का जो मोशन होगा क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। या आप जब तीर को ऐसे छोड़ोगे कमान से तो तीर का मोशन भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा।
पुराने ज़माने के अंदर मंजनीक या एक तोप यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो तोप से जो गोला निकलता था उस गोले का मोशन भी क्या होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, ठीक है। बात समझ आ गई। अब देखें, अब क्या बात याद रखेंगे, वेलोसिटी along x-axis remain same, velocity along y-axis keep changes। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इस वजह से वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जब बात करेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होती रहती है, क्योंकि बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, चाहे बॉल अपवर्ड मूव करे या बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है। बात समझ आ गई, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, अलोंग वाई एक्सिस चेंज होती है। क्लियर? नाउ अब समझिएगा ध्यान से एक और चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ अजम्पशंस हैं। अब अजम्पशंस क्या है? आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से आइडियल प्रोजेक्टाइल गेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन सेम, यानी आपके पास g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, स्मॉल g की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हाइट के साथ साथ जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहेंगे वैसे वैसे g या स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, और जब हाइट कम होती रहेगी तो g की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ये बताया जाता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है तो उसके लिए स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। देखें, मैं इस वक्त एक क्लासरूम के अंदर हूं, ठीक है। क्या इस क्लासरूम में एयर है? ठीक है, पंखे चल रहे होंगे, पंखे की वजह से क्या होगी, एयर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ तो हवा की वजह से, मैं जहाँ पे थ्रो करना चाहता हूँ वो हवा की वजह से डिज़ायर्ड जगह पे नहीं पहुँच सकेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हवा क्या करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन को रोकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता रहे तो जैसे जैसे हाइट पे जाता रहेगा वैसे वैसे हवा का प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब हवा का प्रेशर बढ़ रहा है तो हवा जो है उस प्रोजेक्टाइल को मजीद आगे जाने से रोकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, रोटेशन ऑफ अर्थ डजंट इफेक्ट। अर्थ की रोटेशन इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। अभी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा? जी हाँ कहलाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा अर्थ रोटेट कर रही है। लेकिन अर्थ की जो वेलोसिटी है या अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो कांस्टेंट है, और वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड
प्रोजेक्टाइल मोशन पे इतना इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ डजंट इफेक्ट, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो हमने इनको आइडियल कंसीडर, हमने इनको तकरीबन इसको कांस्टेंट कंसीडर किया गया और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी दो किस्म के होते हैं बेसिकली। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लॉन्च करता हूं एट सर्टेन एंगल, एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेस देन 90 डिग्री में लॉन्च किया जाए, ठीक है, तो इस किस्म के प्रोजेक्टाइल को आप कहेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। क्या कहोगे? ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अगेन ये जो पाथ बना रहा है वो ट्रेजेक्ट्री बना रहा है और ये कर्व कहलाता है, पैराबोलिक कर्व कहलाता है, ठीक है। नाउ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे फेंका गया। अब लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी मूव करता रहेगा? नहीं, ग्रेविटी इसको कहाँ खींचेगी? ग्रेविटी खींचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आफ्टर सम सेकंड या आफ्टर फ्यू सेकंड ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी आएगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, क्या इसने कंप्लीट ट्रैजेक्टरी पाथ बनाया है? नहीं, इसने जो ट्रैजेक्टरी बनाई है वो हाफ ट्रैजेक्टरी बनाई है। कैसी ट्रैजेक्टरी बनाई है? हाफ ट्रैजेक्टरी बनाई है। ये जो प्रोजेक्टाइल होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से फेंकें इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस किस्म के प्रोजेक्टाइल को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या कहोगे इसको? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहोगे, ठीक है। जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ये बोर्ड जो है वो इरेज करूंगा। ठीक है, अब समझेगा, ठीक है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। फिलहाल मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू BIT प्लस हाफ AP स्क्वायर। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। ये आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है, यानी जिसका मोशन अलोंग y एक्सिस भी हो, अलोंग x एक्सिस भी हो, एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन में मूव करे, ऊपर की तरफ भी, आगे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, ठीक है, आगे की तरफ भी मूव करेगा और नीचे की तरफ भी, ठीक है, एक ही वक्त में। तो देखिए इसका मोशन अलोंग x एक्सिस भी है, मोशन अलोंग y एक्सिस भी है। तो सबसे पहले मोशन अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं।
मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। याद रखिएगा एक्स मोशन अलोंग एक्स एक्सिस मोशन अलोंग वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, या मोशन अलोंग वाई एक्सिस मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। अब देखें यहां मैंने क्या लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। हमेशा याद रखिएगा इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी, जीरो। ठीक है। अच्छा अब देखें ये आपके पास क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा जी अब देखें यहां पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या लिखा है, वी एफ, तो यहां पे आप लिख देंगे वी एफ, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू वी आई, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो मैं लिख दूंगा वी आई एक्स प्लस एक्सेलरेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन होती है जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, बराबर होती है। दो आपको बातें बताई, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन जीरो, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन सेम, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो जहां एस लिखा हुआ है वहां बेटा मैं लिख दूंगा एक्स इज इक्वल टू क्या है, वी आई। अब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो मैं क्या लिख दूंगा एक्स, ये आ गया, टी आ गया। अब देखिए प्लस हाफ ए क्या होता है, ए क्या है, जीरो है, तो अगर मैं यहाँ जीरो लिख दूं और टी स्क्वायर लिख दूं तो देखें अगर जीरो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करेगा या अलोंग एक्स एक्सिस जो भी इसकी पोजीशन होगी वो इसके बराबर होगी, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। ठीक है, कोई मुश्किल, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस की, मोशन अलोंग वाई एक्सिस की। अब देखें इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बराबर होती है, क्योंकि फ्री फॉल मोशन होता है तो फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन जो बराबर होती है वो होती है जी के बराबर होती है। ठीक है, स्मॉल जी, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हम कंसीडर करते हैं कि अगर मोशन अपवर्ड है तो जी को नेगेटिव लेंगे, अगर मोशन डाउनवर्ड है तो जी को पॉजिटिव लेंगे। इट डिपेंड्स कि मोशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, ये हो गया। पांचवी इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी एफ। अब मैं क्या लिखूंगा, वी वाई एक्सिस है तो मैं क्या लिख दूंगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या है, वी आई वाई प्लस जी टी। ए की जगह पे यहां पे फॉर्मूला में ए आ रहा है तो मैं ए की जगह पे क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। सिक्स्थ क्या लिखा है यहां पे, एस। अब मैं जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पे यूज की थी तो मैंने एस की जगह पे लिखा था एक्स। सिमिलरली जब मोशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो अलोंग वाई एक्सिस पे आप एस की जगह पे क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस और मोशंस आ गई रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन
कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में कोई वेरिएबल क्या होगा और मोशन अलोंग वाई एक्सिस में कोई वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी सेम रहती है, अलोंग एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होती है, अलोंग एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो बराबर किसके x इक्वल टू वी आई एक्स टी के है। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन बराबर होती है g के, अलोंग वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी, डिस्टेंस बराबर होता है y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें आपके पास ये जो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी और जो सिक्स्थ इक्वेशन मैंने लिखी है y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन डिपेंड कर रही हैं टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रही है? ये दोनों इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। मतलब ये है बताने का कि अगर मैं टाइम को 0 कंसिडर करूं, अब देखो टाइम को मैंने क्या कंसिडर किया 0, अगर मैं टाइम की 0 लिख दूं तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से g मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 प्लस 0 0। ठीक है, यहाँ भी अगर टाइम को 0 लिख दूंगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन 0। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन t पे डिपेंड कर रही हैं। ऐसी इक्वेशन जो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं, ऐसी इक्वेशंस को आप कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही हैं, तो मैं कहूँगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 and equation number 6 are called पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये लिख लें। अच्छा जी, अब आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से एक दो बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता हूं या किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूं एट सर्टेन एंगल, याद रहे प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो मैंने इसको लॉन्च किया, वो आपसे पूछता है कि एट which point velocity along y-axis is maximum and minimum। क्या पूछ रहा है? किस पॉइंट पर, क्वेश्चन है किस पॉइंट पर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मिनिमम होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहती है, सेम रहती है। तो याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन लाइक दिस, एट दिस पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी, यानी आसान अल्फाज में वी वाई जो है वो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने से पहले वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगी मैक्सिमम। लेकिन जब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई बराबर होगा 0 के, जिसको आप कह सकते हो मिनिमम। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन या एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग, ठीक है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी क्या होगी अलोंग वाई एक्सिस, मैक्सिमम होगी। क्लियर, ये पूछा जाता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, मजीद कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
जो मैं आपको फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ, इन फॉर्मूला से रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई MCQs और कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब देखें, ये कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिस्कस करते हैं? टाइम रिक्वायर्ड by projectile to reach at maximum height। किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो वक्त दरकार है, या किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो वक्त लगेगा, उसको आप क्या कहोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जिसको आप मेंशन करते हो सिर्फ और सिर्फ टी से। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू V0 Y या VI Y ओवर G। ठीक है, मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखने का। अब देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर किसके हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए। अब देखो, यहां क्या लिखा है? टी। मैंने यहां भी क्या लिखा है? टी। ये मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी है। यहां पे जो वेलोसिटी चेंज होती है वो किस एक्सिस पे हो रही है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, पहली बात। और आप कहां जा रहे हैं? हाइट पे जा रहे हैं, तो हाइट को अलोंग किस एक्सिस लेते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, तो जहां पे डेल्टा वी है, अब मैंने उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है? वी आई। कौन से एक्सिस पे होती है हाइट? वाई एक्सिस पे, तो मैंने क्या लिखा? वी आई वाई। तो टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा वी अपॉन टी। टी बराबर हो गया किसके? डेल्टा वी अपॉन ए के। तो टी की जगह पे क्या लिखोगे? टी। डेल्टा वी की जगह पे वी आई वाई, और जहां ए है वहां क्या लिखोगे? जी, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। अब देखें, ये मेरे पास क्या लिखा है? वाई। हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी y एक्सिस होता है, y एक्सिस की जगह पे आप पुट करते हैं साइन थीटा। तो यहां पे t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी। कोई मुश्किल? ये बात समझ आई? अब देखें, अब बात कर रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर रेंज और टोटल डिस्टेंस along x axis।
जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले तो प्रोजेक्टाइल को टाइम रिक्वायर्ड था उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है। अब सिर्फ हाइट यहीं जाके प्रोजेक्टाइल थोड़ी रुक जाएगा, अब तो नीचे भी आएगा ना। तो नीचे कैसे आएगा? वो नीचे इस तरीके से आएगा, सॉरी इस तरीके से आएगा नीचे। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा था वो t था, और टोटल रेंज कवर करने में जो टाइम लगेगा वो भी t लगेगा, ठीक है। उसको आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहोगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर रेंज। अब रेंज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये रेंज है। रेंज कवर करने में जो टाइम लगता है उसे आप कहते हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ऊपर जाने में टाइम लगा t, नीचे आने में भी टाइम का लगेगा t। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर पहुँचने में टाइम लगता है 2 सेकेंड। अब बताओ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में भी 2 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 2 4 सेकेंड। तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो बराबर है कैपिटल T = 2t, ठीक है। अब यहां देखो 2t लिखा है, t किसके इक्वल है? vi sin थीटा के। तो मैं क्या लिख दूंगा? t = 2 vi sin θ/g, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2t सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में होता है। किस में होता है? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल की वैसे तो एक और होती है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी होती है, लेकिन ज़्यादातर आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल ही है। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है किसके? 2t के। लेकिन हम जब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप देखो ध्यान से, तो ये हाफ ट्रेजेक्ट्री बन रहा है। तो हाफ ट्रेजेक्ट्री में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो vi sin θ/g ही होता है, ठीक है। अगर किसी सवाल में हाफ आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टर्म यूज करे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो कभी भी 2t वाला फॉर्मूला पुट मत करना, ठीक है ना, क्योंकि 2t वाला फॉर्मूला ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में यूज होता है। जब बात करेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? vi sin θ/g होता है, ठीक है। ये लिख देते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इस फॉर्मूला के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। इफ अगर हम कंसीडर कर लें क्या vi और g, वेलोसिटी अपॉन g के पैरामीटर को अगर आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया t = vi sin θ/g, तो इसमें ये वाला जो पैरामीटर है वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर करूं, t = कांस्टेंट लिख देता हूं, यानी vi/g की जगह पे मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट लिख दिया, और यहां लगा दूंगा साइन थीटा। अगर कांस्टेंट की साइन हटाऊं तो क्या लिखा जाएगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आसान अल्फाज में जितना ग्रेटर एंगल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितना बड़ा एंगल उतना ही ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑब्जेक्ट को
30 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मैं 30 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट को मैं 70 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करता हूँ, तो बताओ ज़्यादा हाइट तक पहुँचने में किसे टाइम लगेगा? जिसको 30 डिग्री के एंगल पे लॉन्च किया गया है या जिसको 70 डिग्री पे लॉन्च किया गया है? बताओ ज़्यादा ऊपर तक पहुँचने में किसे टाइम लगेगा, 30 डिग्री वाले को या 70 डिग्री वाले को? आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर जिस ऑब्जेक्ट को विद सेम स्पीड 70 डिग्री के एंगल से लॉन्च किया गया है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जितना ग्रेटर एंगल होता है उतना ही ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना स्मॉलर एंगल होता है उतना ही कम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट तकरीबन कवर हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं रेंज। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज बेसिकली क्या होती है? रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय projectile along x axis। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो along x axis जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, जो भी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा उसे आप कहोगे रेंज, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल along एक्स एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस, इसको रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एंट्री टेस्ट के हवाले से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज को रिकॉल करूँगा। ड्राइव इंशाल्लाह अगर कोई लेक्चर बनाना हुआ तो उसके अंदर फिर हम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूलाज को ड्राइव करना भी सिखा देंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ फॉर्मूला को बता रहा हूँ, ठीक है, ड्राइव नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और किसका क्या रिलेशन है ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या फॉर्मूला रेंज का? VI स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। VI क्या है? जिस स्पीड से लॉन्च किया गया है, इसकी इनिशियल स्पीड, इसको आप VI कहते हो। ये डिपेंड कर रहा है साइन एंगल पे, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रेंज है, कितनी रेंज कवर करेगा। अब देखें, ये जो रेंज है वो बेसिकली ये तो कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। रेंज बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इफ थीटा इज कांस्टेंट, इफ अगर एंगल को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो होता ही कांस्टेंट है, तो मैं लिखता हूँ जी भी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं किसी भी 2 रेंज या 2 वेलोसिटीज को कंपेयर करूंगा तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R2 ओवर R1 इज इक्वल टू डायरेक्टली है। अगर यहाँ पे R2 लिखा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? V2 ओवर V1 पे होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है,
ठीक है, जिसको मजीद थोड़ा आप एक्सटेंड करना चाहें, ये रिलेशन आई है बेसिकली रेंज और वेलोसिटी का, ठीक है। अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा v2/v1 इज इक्वल टू अंडर रूट r2 ओवर r1। ये इसी का फॉर्मूला बनेगा कि रेंज बेसिकली डिपेंड किस पे होती है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, अगर एंगल को और g की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिलेशन है रेंज का कि आपके पास जो इफ vi एंड g इज कांस्टेंट, अगर आप vi को और g की वैल्यू को कांस्टेंट रखें, वैसे g तो है ही कांस्टेंट, लेकिन स्पीड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, सेम स्पीड से दो ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाता है लेकिन डिफरेंट एंगल पे, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम जानते हैं रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो रेंज का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो कि साइन 2 थीटा आप लिख सकते हो यहाँ पे, चले मैं ड्राइव बता ही देता हूँ, जो बता रहा हूँ आपको लिखवा देता हूँ, r इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, अब मैंने लिख दिया कांस्टेंट साइन 2 थीटा। अब बच्चा सवाल करेगा कि सर ये कांस्टेंट कहाँ से आया, क्यों कांस्टेंट आया, क्योंकि बेटा मैंने वी आई और जी को कंसीडर किया है कांस्टेंट, तो यहाँ फॉर्मूला में वी आई स्क्वायर और जी है, तो मैं कहूँगा इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। तो जब मैं कांस्टेंट की साइन हटाऊंगा तो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो कांस्टेंट की जगह पे लिखा प्रोपोर्शनैलिटी, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा।